गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग वेव ऑप्टिक्स का लास्ट चैप्टर डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे और पिछले पार्ट में डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन हमने बता दिया था और डिफ्रैक्शन की घटना को हम अपने डेली लाइफ में कैसे देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं। तो आपको 2-3 एग्जाम्पल मैंने बताया था कि इन एग्जाम्पल्स में आप डिफ्रैक्शन की घटना को देख सकते हो। और डिफ्रैक्शन की घटना के बारे में हमने बताया था कि कोई भी रे बीम ऑफ लाइट यदि किसी कोर या किसी नैरो स्लिट से होकर पास करती है, हाँ, स्लिट जिससे होकर लाइट पास करती है तो स्लिट की साइज लाइट के वेवलेंथ के लगभग बराबर है। तब तो जब भी कोई लाइट किसी नैरो कोर या स्लिट से होकर पास करती है तो स्लिट के किनारों पर बेंड हो जाती है। इसी घटना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। और फिर हमने आपको बता दिया था कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये जो दो घटनाएं हैं, दो फिनोमेनन हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हमारी अगली हेडिंग है एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को एक्सपेरिमेंटली कैसे एक्सप्लेन किया गया, इसको ध्यान से देखें। डिफ्रैक्शन को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया कि एक लाइट सोर्स लिया गया और इस लाइट सोर्स को एक कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पे रख दिया गया। यानी यहां एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया गया और इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पर सोर्स को रख दिया गया। ठीक, तो मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये फोकल पॉइंट है, यही सोर्स रख दिया गया। अब सोर्स से चारों तरफ रे निकलेंगी तो जो भी रे इस लेंस पर पड़ेंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि आपको बताया गया है कि फोकल पॉइंट से आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया और कॉन्वेक्स लेंस का जहां फोकल पॉइंट है वहां पे सोर्स रख दिया गया। और जब सोर्स फोकल पॉइंट पे है तो निश्चित रूप से यहां से जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। तो ये लेंस सिर्फ इसलिए लिया गया है कि हम पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट प्राप्त कर लें। कोई भी लाइट सोर्स रखोगे तो उससे निकलने वाली लाइट रेडियल ही निकलेगी। और यदि आपको कहीं जरूरत है पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट की तो उसका एक ही उपाय है कि आप एक कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए और इसके फोकल पॉइंट पर एक सोर्स रख दीजिए लाइट का। तो जब लाइट का सोर्स इसके फोकल पॉइंट पर रख दोगे तो इससे निकलने वाली रे लेंस पर पड़ेगी और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट पाने का ये एक सबसे अच्छा तरीका है। फिर ये जो लाइट जा रही है पैरेलल, इसको एक स्लिट से होकर पास कराया जाए। एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन में ये एक स्लिट, एक होल खोल दिया गया है, ये जिसकी साइज हम ए मान ले रहे हैं। ये आपको फिगर में इतना बड़ा दिखाया गया है, जबकि स्लिट की साइज जो ए है वो लाइट के वेवलेंथ के ही कंपेरेबल होना चाहिए। याद रखना कि ये स्लिट फिगर में बड़ा दिखाया है, स्लिट बहुत छोटा है। ठीक है, तो अब ये लाइट इस स्लिट से होकर पास करेगी। जब स्लिट से होकर ये लाइट पास की तो स्लिट के पास ही एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया गया। अब ये जितनी भी पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट इस कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएगी और जहां इकट्ठी होगी वहीं पर स्क्रीन लगा दिया गया। ये स्क्रीन है और ये स्लिट है। मतलब अरेंजमेंट करने का कुल मकसद यही था कि सोर्स से जो भी लाइट निकल रही है वो पैरेलल हो जाए, उसके लिए एक लेंस लगाया गया और ये पैरेलल लाइट इस स्लिट से पास हो और सारी की सारी लाइट जितनी पैरेलल इस स्लिट से होकर पास कर रही है, सारी लाइट इस स्क्रीन पर इकट्ठी हो जाए एक पॉइंट पर। यही इंतजाम किया गया, इसीलिए दो लेंस लगाया गया। यह लेंस लगाया गया पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट पाने के लिए और यह लेंस लगाया गया कि जितनी लाइट स्लिट से पास हो रही है ये लेंस सबको कन्वर्ज कर दे स्क्रीन के एक पॉइंट पर। तो ये भी फोकल पॉइंट है इस लेंस का, तो ये डिस्टेंस लेंस का फोकल डिस्टेंस भी हो जाएगा और स्लिट से स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को आप डी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो इंतजाम यही किया गया कि जितनी भी लाइट सोर्स से निकल रही है
सब स्लिट होते हुए स्क्रीन के एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाए। ठीक, यही इंतजाम किया गया। अब जो एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है उस हिसाब से सोर्स से निकलने वाली सारी लाइट पैरेलल होते हुए फिर लेंस पर पड़ी, लेंस होते हुए इकट्ठी हो गई। यानी जितनी लाइट सोर्स से निकल रही है सारी लाइट स्लिट से होते हुए स्क्रीन के एक पॉइंट पर इकट्ठी हो गई। तो इसका मतलब स्क्रीन के इस पॉइंट पर चमक होनी चाहिए क्योंकि सारी लाइट यहां इकट्ठी हो गई। अब पूरे स्क्रीन पर अंधेरा होना चाहिए। जो इंतजाम किया गया है, जो अरेंजमेंट किया गया है, उस अरेंजमेंट के हिसाब से सारी लाइट स्लिट होते हुए स्क्रीन पर पहुंच गई। तो स्क्रीन के इस पॉइंट पर उजाला होगा क्योंकि सारी लाइट पहुंच गई, और स्क्रीन के बाकी पार्ट में कोई लाइट जा नहीं रही है, इसलिए स्क्रीन के बाकी पार्ट पे अंधेरा होना चाहिए। लेकिन जब स्क्रीन को देखा गया तो स्क्रीन पर नजारा कुछ और ही दिखा। स्क्रीन पर देखा गया अल्टरनेटिव ऑर्डर में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई दी। इन फ्रिंजेस को हम ऐसे बना दे रहे हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई दी स्क्रीन पर, ऐसा पाया गया। जबकि इंतजाम यही किया गया था कि जितनी लाइट निकल रही है सब स्क्रीन पर एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाए और यहां उजाला हो, बाकी जगह अंधेरा हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पूरे स्क्रीन पर कहीं अंधेरा नहीं था, बल्कि अल्टरनेटिव ऑर्डर में ब्राइट और डार्क फ्रिंजें दिखाई दी। तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजें दिखाई देने का मतलब कि लाइट पूरे स्क्रीन पर पहुंची है और पूरे स्क्रीन पर सुपरपोजिशन हुआ है, इसीलिए ब्राइट और डार्क फ्रिंजें बनी हैं। और पूरे स्क्रीन पर लाइट पहुंचने का मतलब कि जब लाइट इस स्लिट से होकर पास कर रही थी तो इधर भी बेंड कर गई, इधर भी बेंड कर गई, चारों तरफ बेंड कर गई, इसलिए पूरी स्क्रीन पर पहुंच गई। तो पूरी स्क्रीन पर फ्रिंजों का बनना यह साबित कर दिया कि जब ये रे बीम ऑफ लाइट इस स्लिट से होकर पास कर रही थी तो स्लिट के किनारों पर मुड़ गई, बेंड हो गई। और स्लिट के किनारों पर यदि बेंड नहीं हुई होती तो पूरी स्क्रीन पर लाइट पहुंचती नहीं, स्लिट से होकर ऐसे बेंड कर गई तो पूरी स्क्रीन पर पहुंच गई। तो पूरी स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजों का बनना यह साबित कर दिया कि जब रे बीम ऑफ लाइट इस स्लिट से होकर पास कर रही थी तो किनारों पर बेंड कर गई। और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको प्रूफ करना था कि जब भी कोई रे बीम ऑफ लाइट किसी नैरो स्लिट से होकर पास करती है तो किनारों पर बेंड हो जाती है। इसी घटना को डिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी यहां पर डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये प्रूफ हो गया। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ चला जाए। मान लीजिए ये आपका सेंटर, अच्छा हाँ, यहां पर याद रखिएगा कि इंटरफेरेंस में जो ब्राइट फ्रिंज थी उसको ब्राइट फ्रिंज कहते थे, जो डार्क पट्टी थी उसको डार्क फ्रिंज कहते थे। यहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज को मैक्सिमा कहना है और डार्क फ्रिंज को मिनिमा कहना है इस चैप्टर में। तो ये चूंकि ब्राइट फ्रिंज है और सेंट्रल फ्रिंज है, इसीलिए इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, मान लीजिए स्क्रीन पर हमने एक पॉइंट P ले लिया जिसकी डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से x है। ठीक, तो P पर कोई न कोई फ्रिंज बनी है क्योंकि पूरे स्क्रीन पर फ्रिंजेस बनी है, और P पर फ्रिंज के बनने का मतलब यहां पर कम से कम 2 रे पहुंची हैं और दोनों ने सुपरपोज किया है, इसलिए यहां 2 रे हम पहुंचा दिए, दोनों सुपरपोज कर लिए। अब पहली रे, मान लीजिए इस पॉइंट को हम A मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम B मान ले रहे हैं। अब A से निकलने वाली रे P पर पहुंची और B से जाने वाली रे P पर पहुंची। दोनों रे के बीच पाथ डिफरेंस निकालना हो तो यहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ठीक, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये जो राइट एंगल, ये यहां परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम हो गया। यह जो रे गई है B से P तक, इसने इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। इसलिए दोनों रे के बीच पाथ डिफरेंस निकालने को आए तो यही BC डिस्टेंस निकाल दीजिए। द पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज एट पॉइंट P, तो पाथ डिफरेंस निकाल लें। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये यदि एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस A है, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का यदि हाइपोटेनियस A हो तो परपेंडिकुलर हो जाता है A साइन थीटा, यानी पाथ डिफरेंस हो गया A साइन थीटा। ठीक,
जहां साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, वेयर साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये भी एंगल थीटा है तो इसे भी राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं बड़े वाले को, बी ओ पी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एक्स अपान हाइपोटेनियस। यदि ये एंगल बहुत छोटा हो तो हाइपोटेनियस इसके बराबर होगा। तो एंगल थीटा बहुत स्मॉल होता है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस इसके इक्वल होगा यदि ये एंगल स्मॉल है। तो चूंकि ये एंगल स्मॉल होता ही है इसलिए ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा और ये लगभग एफ या डी के बराबर होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी लिख सकते हो या एक्स अपॉन एफ लिख सकते हो। तो ये याद रखिएगा कि पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा होगा, जहां ये साइन थीटा की वैल्यू एक्स बाई डी या एक्स बाई एफ रख सकते हो। अब देखिए, अब फॉर मैक्सिमा एट पी, फॉर मैक्सिमा एट पी यानी पी पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज यानी मैक्सिमा बनने के लिए पाथ डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। और पाथ डिफरेंस आया कितना, ए साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस की जगह ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, यानी ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, जहां साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई डी या एक्स बाई एफ। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमा के आएंगे वो इस फार्मूले से लगेंगे। इसी तरह से फॉर मिनिमा एट पी, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस आया है ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसलिए मिनिमा के जितने सवाल हैं इससे लगेंगे, जहां साइन थीटा की वैल्यू है एक्स बाई डी या एक्स बाई एफ। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमा के पूछे जाएं वो इस फार्मूले से लगेंगे और जितने क्वेश्चन मिनिमा के पूछे जाएं वो इस फार्मूले से लगेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर अगला हेडिंग लिखें। ये पूछा जाता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई बताइए। फाइंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखिए सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई कैसे निकालेंगे। अगली हेडिंग डाल लीजिए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मान लीजिए स्क्रीन पर ये सेंट्रल मैक्सिमा बन रही है और उसके बाद ये बाकी फ्रिंजेस हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, बाकी ये सब फ्रिंजेस हैं। तो यहां से लेकर यहां तक सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। तो देखिए यहां पर एक नॉमिनेशन याद कर लीजिए आप। जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा है। ये जो उठा हुआ पार्ट है ये ब्राइट फ्रिंज है और दबा हुआ पार्ट ये डार्क फ्रिंज है। इनके नाम क्या है, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गई और ये सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बाद वाली ब्राइट फ्रिंज है, इसका नाम फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा। ये सब डार्क फ्रिंज है, इनको मिनिमा कहेंगे।
तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा, और ये सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। अब मान लीजिए ये सेंट्रल फ्रिंज है, इसकी चौड़ाई निकालनी है, तो ये सेंट्रल फ्रिंज की पूरी चौड़ाई हो जाएगी, इसको हम बीटा से मान ले रहे हैं। ठीक, तो सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई हम बीटा मान लिए। अब सेंट्रल फ्रिंज से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की डिस्टेंस हम एक्स मान ले रहे हैं। तो सेंट्रल फ्रिंज से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की जितनी डिस्टेंस इधर होगी, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की डिस्टेंस इधर भी उतनी होगी। यानी सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का डिस्टेंस हम एक्स निकाल लेते हैं, इसी का डबल कर दे तो फ्रिंज विड्थ निकल जाएगा। यानी फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की डिस्टेंस निकालनी है, तो यहां लिख दीजिए वी नो दैट फॉर मिनिमा, क्योंकि यहां हमको सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की डिस्टेंस निकालनी है, तो मिनिमा वाला फार्मूला लगाइए। तो मिनिमा के लिए मैंने बताया ए साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा, और चूंकि सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की डिस्टेंस निकालनी है, इसलिए फर्स्ट मिनिमा के लिए यही फार्मूला लिखिए, फॉर फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एन की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई ए, और पढ़े हो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई डी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई डी, तो ये हो जाएगा एक्स बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, या एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए। यानी सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की डिस्टेंस ये निकल गई, तो जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी। अब पूरी सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई निकालनी है, तो इसी डिस्टेंस का दोगुना कर दीजिए विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विथ निकालनी है, तो इसी डिस्टेंस का दोगुना कर दो, यानी 2 लैम्डा डी बाई ए। तो इस तरह से सेंट्रल मैक्सिमा की डिस्टेंस निकल गई, विथ निकल गई। या चाहिए तो डी की जगह एफ लिख सकते हो, तो 2 लैम्डा एफ बाई ए हो जाएगा, इससे भी लग जाएगा। अब आप यहां से यदि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई निर्भर किस पर, डिपेंड किस पर करती है, तो लैम्डा पर, फिर डी पर, फिर ए पर। तो अब यदि पूछा जाए सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो ये जितना ही बढ़ेगा सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बढ़ेगी, ये घटेगा तो बढ़ेगी, इसको बढ़ाइए तो घटेगी। तो इस तरह से आप इसको बैठा सकते हो। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। angular width of central maxima, angular width of central maxima। ठीक, मान लीजिए ये स्क्रीन है और इस पर ये सेंट्रल मैक्सिमा बनी है, ठीक है, और यहाँ पे स्लिट है और यहीं से हम लोग इस फ्रिंज को देख रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालने, एंगुलर विड्थ निकालनी हो तो यहाँ से इस इन को, यहाँ से इस इन को मिला दीजिए, और ये डिस्टेंस आप जान ही रहे हो बीटा है, तो ये डिस्टेंस बीटा बाई 2 हो जाएगा, और हाफ एंगुलर विड्थ थीटा मान लीजिए ये डी है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगुलर विड्थ थीटा इज इक्वल टू आर्क मीन्स बीटा बाई 2 अपॉन डी, या ये हो जाएगा बीटा बाई 2d, या हाफ एंगुलर विड्थ इक्वल टू बीटा का फार्मूला क्या है, 2 लैम्डा डी बाई ए, तो 2 लैम्डा डी बाई ए इंटू 2d, 2d, तो d से d कट गया, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा लैम्डा बाई ए। ये सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ एंगुलर विड्थ हो गई। अब पूरी एंगुलर विड्थ ये निकालनी है थीटा नॉट, तो एंगुलर विड्थ
आप सेंट्रल मैक्सिमा यानी थीटा नॉट इसी का डबल कर दीजिए 2 लैम्डा बाई ए। तो सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ एंगुलर विड्थ भी निकालने को आती है और एंगुलर विड्थ भी निकालने को आती है, तो दोनों पर न्यूमेरिकल आते हैं। और यहाँ देख रहे हो कि हाफ एंगुलर विड्थ डिपेंड करती है लैम्डा पर, तो यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी थीटा 1/θ2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/λ2, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक, और उसी तरह से थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो थीटा 1/θ2 इज इक्वल टू ए 2/a1, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद एक हेडिंग है छोटा सा, फ्रेनेल डिस्टेंस। फ्रेनेल डिस्टेंस जिसको ZF से लिखते हैं, फ्रेनेल डिस्टेंस, तो इसका फार्मूला होता है a²/λ। तो फ्रेनेल डिस्टेंस क्या है, एक लाइन का इसका डेफिनेशन लिख लेना बुक से, फार्मूला ये है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये छोटा सा चैप्टर, इसमें केवल 1-2 हेडिंग था, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन था, और डिफ्रैक्शन क्या है, कुछ एग्जाम्पल। तो एक तो आपसे पूछा जाता है डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, दूसरा आपसे पूछा जाता है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या है, तीसरा एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंटली दिखाओ वेरीफाई करके कि हाँ डिफ्रैक्शन की घटना होती है, चौथा सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई पूछी जाती है, पांचवा सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ पूछी जाती है। तो जिस तरह से सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई निकालने के लिए सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की डिस्टेंस निकाले हैं, उसी तरह से सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी सेकेंडरी मिनिमा की दूसरे, तीसरे, चौथे डिस्टेंस निकालनी हो तो उसी तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसा हमने बताया है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए सेंट्रल 1, 2, 3 थर्ड सेकेंडरी मिनिमा है, तो कह दिया जाए सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड सेकेंडरी मिनिमा की डिस्टेंस बताइए, तो इसको x मान लेंगे। अब फिर मिनिमा के लिए फार्मूला है sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो चूंकि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड सेकेंडरी मिनिमा का डिस्टेंस निकालना है, तो n की जगह 3 रख दो और sin थीटा की जगह x/d रख दो, तो x इज इक्वल टू 3d लैम्डा बाई a निकल जाएगा। ठीक है। तो किसी भी मिनिमा या मैक्सिमा की डिस्टेंस निकालनी हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपका रे ऑप्टिक्स के बाद ये वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट हो गया। अब इस वेव ऑप्टिक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है ना। तो इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू।